हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि किस प्रकार से अगर आप दो प्रिज्म को उल्टा रखें तो किस प्रकार से पहले आपका स्पेक्ट्रम बनता है और फिर वो स्पेक्ट्रम जो है आपका व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे थे कि किस प्रकार से स्कैटरिंग होती है। आई होप आपको इतना टॉपिक समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर में हम ये देख रहे थे कि अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त यानी एडवांस सनराइज और डिले सनसेट कैसे होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब भी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब भी सूर्य उदय होने वाला होता है यानी सूर्य क्षितिज से नीचे होता है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य ऊपर है। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं, ठीक है, सूर्य की किरणें जो है एटमॉस्फेयर या जो आपका वातावरण है उससे गुजरती है। अब वो जो है एटमॉस्फेयर या वातावरण से गुजरती है, ठीक है, इस तरीके से गुजरती है। तो क्या होता है, क्योंकि जो आप जानते हैं कि जो एटमॉस्फेयर में अलग अलग परतें होती है, लेयर होती है, और एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है पृथ्वी की तरफ आते हुए बढ़ती है और आपका परतों में चेंजेस आते हैं, यानी जो उसका घनत्व है, ठीक है, जो परतों का घनत्व है उनमें बदलाव आता है। इस कारण क्या होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो रोशनी है या किरणें हैं वो होराइजन के ऊपर से आ रही है, क्षितिज के ऊपर से आ रही है, पर एक्चुअल में वो किरणें क्षितिज के नीचे से आ रही हो। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे होराइजन से नीचे या क्षितिज से नीचे आपका सूर्य है, ठीक है, सूर्य से किरणें आ रही हैं, किरणें जो है आप तक आ रही हैं, लेकिन वो किरणें क्या हो गई, मुड़ गई। वो लाइट क्या होगी, प्रकाश की किरणें बेंड हो गई और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो होराइजन के ऊपर है, यानी क्षितिज के ऊपर, ठीक है, क्षितिज के ऊपर है। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो आपका सूर्य है वो उग चुका है। इसी तरीके से अगर हम सूर्यास्त के समय की बात करें तो सूर्यास्त के समय में क्या होता है कि जब सूर्यास्त होता है, सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता है, तो तब भी हमें सूर्य जो है क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है, यानी हमें ऐसा लगता है कि सूर्यास्त नहीं हुआ है, लेकिन सूर्यास्त हो चुका होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो किरणें हैं वो आपकी तिरछी पड़ती है, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये होराइजन से ऊपर, क्षितिज से ऊपर जो है सूर्य, ठीक है। अब अगर हम इस जो ये आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके कारण जो ये अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त होता है, यानी एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट होता है, ये लगभग 2-2 मिनट का होता है। यानी जो हमारा आसमान है या एटमॉस्फेयर में जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो हमें 4 मिनट, एक्चुअल वो जितना एक्चुअली है उससे हमें 4 मिनट ज्यादा देर तक हमारे एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपको अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त दिखाई देता है, किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के। प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम सूर्य को सूर्यास्त से 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देखते हैं। यानी जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, तो हम क्या करते हैं, जो सूर्य होता है, सन होता है, उसको हम सूर्योदय के 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक देख पाते हैं। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश कम घने हवा से अधिक घने हवा की ओर आता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है, उस समय सूर्य का प्रकाश आपके एटमॉस्फेयर से चलता है, यानी वो जो आपका वायुमंडल है उसकी अलग अलग वायु की परतों से वो गुजरता है।
यानी कम घनत्व से, क्योंकि पृथ्वी की तरफ आ रहा है, तो कम घनत्व वाले परतों से अधिक घनत्व वाली परतों की तरफ वो जाता है। इस मामले में सूर्य की रोशनी नीचे की तरफ अपवर्तित हो जाती है और सूर्य की रोशनी क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है या मुड़ जाती है। और इसका कारण सूर्य वास्तव में जितना होता है उससे अधिक क्षितिज के ऊपर उठा प्रकट होता है। और इसी कारण क्या होता है, जितना जो आपका सूर्य है वो क्षितिज के नीचे हमें दिखाई देता है, उतना ही हमें वो ऊपर दिखता है। यानी एक्चुअल में तो वो नीचे है, पर उतना ही वो हमें क्षितिज के ऊपर दिखाई। अब हम बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन की। तो जब जो सूर्य की रोशनी है वो हमारे वायुमंडल में एंटर करती है, और आप ये जानते हैं कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों तरफ जो है एक आवरण है, वायु का आवरण है, गैसेस का क्या है, गैसों का आवरण है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। अब आप ये जानते हैं कि जो गैसें हैं उसमें अलग अलग प्रकार की गैसें हैं, यानी बहुत सारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे। आपके पास हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन की गैस है, हीलियम है, नियॉन है, आपके वाटर वेपर्स है, इन सारी गैसें आपके जो है वायुमंडल में मौजूद है। अब इनके बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, आपके वाटर वेपर्स होंगे, ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। अब क्या होता है, जो कि सूर्य की किरणें, ठीक है, सूर्य की किरणें आ रही हैं, सूर्य से क्या आ रही है, सूर्य की किरणें आ रही, तो जब वो किरणें वायुमंडल में आती हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो ये आपके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पानी के पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो है प्रकाश की किरणों को स्कैटर कर देते हैं, उसे प्रकीर्णन कर देते हैं, स्कैटरिंग कर देते हैं कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही, आपतित हो रही, आपतित हुई, पार्टिकल पे पड़ी, ठीक है, किस पे पड़ी, पार्टिकल पे पड़ी, इसके बाद क्या हुआ, पड़ने के बाद वो स्कैटर होगी, यानी चारों तरफ बिखर गई, स्कैटर होगी, क्या हुआ, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से जब सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी की ओर आती है और हमारे वायुमंडल से गुजरती है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, गैस के पार्टिकल है, गैस के कण है, आपके वाष्प के कण है, जल वाष्प के कण है, तो ये क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर कर देते हैं, ठीक है, स्कैटर कर देते हैं, जिस कारण क्या होता है, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। अब इसी प्रोसेस के कारण, इसी वजह से आपको जो हमारा आकाश होता है वो नीला दिखाई देता है, ठीक है, इसको आप किसमें देख सकते हो, आपको क्या दिखता है, आकाश हमारा नीला दिखाई देता है। तो बेसिकली क्यों दिखाई देता है, आप जानते हैं कि सूर्य से किरणें आ रही है, सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी के चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, ठीक है, वायुमंडल। अब प्रकाश की किरणें आ रही है, अब इस वायुमंडल में बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल या मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल या मॉलिक्यूल है। अब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती है और क्या हो जाती है, स्कैटर हो जाती है, बिखर जाती है। अब क्या होता है कि जो आपकी रेड लाइट होती है, यानी लाल रंग की जो लाइट होती है, लाल रंग का जो प्रकाश होता है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इस कारण वो कम स्कैटर होती है, उनका उसका प्रकीर्णन कम होता है। वहीं अगर हम नीला, नीले रंग की रोशनी की बात करें, ठीक है, नीले रंग की रोशनी या नीला जो कलर है उसकी बात करें, उस कलर की रोशनी की बात करें, तो इसका वेवलेंथ सबसे कम होता है, जिस कारण ये सबसे ज्यादा स्कैटर हो जाता है। अब एटमॉस्फेयर में क्या हुआ, आपके वायुमंडल में क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आई, वायुमंडल में मौजूद जितने भी आपके मॉलिक्यूल है, जितने भी आपके कण हैं, उनसे टकराई, लाल लाइट स्कैटर नहीं हुई क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। वहीं नीले रंग की जो वेवलेंथ है वो क्या है, कम है, तो वो क्या होगा, स्कैटर होगी, और इस स्कैटरिंग के कारण ही हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वायुमंडल है, हमें नीला दिखाई दे, ठीक है। तो बेसिकली हमें वायुमंडल नीला क्यों दिखता है, क्योंकि जो आपके
एटमॉस्फेयर में, आपके वायुमंडल में कण मौजूद हैं, वो नीले रंग को स्कैटर कर पाते हैं क्योंकि इसका जो तरंगदैर्ध्य है वो कम है। वही लाल रंग स्कैटर नहीं हो पाता क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है। इसी प्रकार से हमारे पास एक और इफेक्ट है जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब जब हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट जो है वो आपने कई बार देखा होगा। जैसे कि आपका कोलाइडल सोल्यूशन होता है, अगर आप उससे लाइट को पास कराते हैं तो आपको प्रकाश का पथ साफ साफ तौर पे दिखता है। तो क्यों होता है? क्योंकि जो कोलाइडल सोल्यूशन है उसके पार्टिकल काफी मतलब बड़े होते हैं। तो क्या होता है, वो जो प्रकाश की किरणें उस पर पड़ती है तो वो उसे स्कैटर कर देते हैं, जिस कारण आपको प्रकाश का पथ दिखाई देता है। इसी तरीके से सुबह के समय आपके किसी अंधेरे कमरे में कहीं छोटी सी जगह से अगर रोशनी आ रही होती है तो आपको उस रोशनी का पथ दिखाई देता है। ठीक है, आपको वहां पे धूल के कण भी दिखते हैं। तो बेसिकली ये भी आपका टिंडल इफेक्ट के कारण ही होता है। इसी प्रकार से अगर हम किसी घने जो है फॉरेस्ट में चल जाए, जंगल में चल जाए, तो वहाँ क्या होता है, जो पानी की ड्रॉपलेट्स होती है, पानी की जो बूंदें होती हैं, वो भी टिंडल इफेक्ट करती हैं, यानी उनसे प्रकाश किरणें टकराती हैं और हमें प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो गए। हमने अभी जो है आपका जो स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है उसे समझा, और इसके साथ साथ आपके दो प्रकार जो स्कैटरिंग है जो आप अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है। When white light from sun enters the Earth's atmosphere, the light gets scattered, that is, the light spread in all directions by the dust particle, free water molecule, and the molecules of gas present in the atmosphere. This phenomena is called scattering of light. यानी जब भी श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट सूर्य से पृथ्वी पे आती है तो हमारा जो वायुमंडल है यहाँ पे बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स। तो ये जो पार्टिकल्स है जो कि गैस के बने हैं, पानी के बने हैं, डस्ट के बने हैं, ये क्या कर देती है, ये जो है जो प्रकाश आ रहा है उसे स्कैटर कर देती है, बिखेर देती है। ठीक है, बिखेर देती है हर एक दिशा में। इसी प्रोसेस को, इसी जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश को विभिन्न प्रकार के निलंबित कणों पर विभिन्न यादृच्छिक दिशाओं में फैलने पर उसके बट जाने को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कण हैं, वो प्रकाश को स्कैटर कर देते हैं, बिखेर देते हैं चारों दिशाओं में। इसी को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब इसका एक एप्लीकेशन है आपका टिंडल इफेक्ट, यानी हम बात करेंगे अब टिंडल इफेक्ट के बारे में। टिंडल इफेक्ट इज द फिनोमेना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। अगर हम टिंडल इफेक्ट की बात करें तो टिंडल इफेक्ट क्या है, ये एक परिघटना है जो कि कब घटती है, जब कोलाइडल पार्टिकल पे लाइट को डाला जाता है, प्रकाश को डाला जाता है। Examples of Tyndall effect, we get to see Tyndall effect in our surrounding very often. Some of the examples are, हम Tyndall effect के कुछ उदाहरण अपने चारों ओर देख पाते हैं, जैसे कि when a beam of sunlight enters the dark room through small hole or window, then its path becomes visible due to scattering of light by the dust particle present in the room. अब क्या होता है कि कमरा अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा कमरा है, तो किसी कोने से, कोई छोटी सी जगह से प्रकाश की किरणें कमरे के अंदर आती है। अब वो कमरे के अंदर आती हैं तो कई बार जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके वहां पे मौजूद होते हैं, उनसे क्या होता है, प्रकाश की किरणें टकराती है और आपको प्रकाश का पथ दिखाई देता है। ठीक है, आपको प्रकाश का पथ दिखाई देता है। आपने देखा होगा आपके घरों में सुबह के समय आपने कई बार इस इफेक्ट को जरूर महसूस किया होगा। When a beam of light is projected on screen from a projector in the cinema hall, it becomes visible. अब जब भी हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो स्क्रीन है, स्क्रीन पे जब
सिनेमा हॉल में स्क्रीन पे जब हम प्रोजेक्टर की लाइट डालते हैं तो हमें उसका पथ भी दिखाई देता है, क्योंकि आपके आसपास क्या है, डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारी धूल है, वो अलग अलग कण है, तो वो उससे टकराती है और आपको पथ दिखाई देता है। When sunlight passes through the canopy of dense forest, it gets scattered by tiny water drops. इसी तरीके से जो सूर्य का प्रकाश है, जब वो घने जंगल से पास होती है, बहुत घना जंगल है, वहां से वो गुजरती है, तो वहां पे जो छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट होते हैं, छोटे छोटे पानी की जो बूंदे होती हैं, वो लाइट को स्कैटर कर देती है। ठीक है, जब प्रकाश अपने पथ के कणों के कारण बिखर जाते हैं तो उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। जिस तरह से सूर्य की रोशनी एक कमरे में धूल के कणों के माध्यम से गुजर कर दिखाई देती है, जब सूर्य की रोशनी एक कैनोपी घने जंगल आदि के माध्यम से गुजरती है, यह टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। जब सफेद प्रकाश साफ तरल श्वेत प्रकाश के माध्यम से गुजरता है, उसमें छोटे निलंबित कण हैं, तब श्वेत प्रकाश के नीले रंग का तरंगदैर्ध्य कम होने के कारण यह लाल रंग, जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, से ज्यादा बिखरता है, अर्थात ज्यादा प्रकीर्ण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ब्लू कलर ऑफ स्काई, यानी आकाश का नीला रंग क्यों होता है। The molecules of air and other fine particles in the atmosphere have smaller than the wavelength of visible. अब जब भी हम बात करते हैं किसकी, वायु में जो आपके मॉलिक्यूल्स है, कण है, छोटे छोटे पार्टिकल है, उनकी जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, उनका साइज छोटा होता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, ये जो लाइट है, ठीक है, जो आपका लाइट है, विजिबल लाइट है, उसका जो तरंगदैर्ध्य है वो उससे टकराता है। These are more effective in scattering of shorter wavelength at the blue end of the light of longer wavelength at right end. अब क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ये क्या करते हैं, जो छोटे या कम वेवलेंथ की जो या कम तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं उन्हें ये स्कैटर कर देते हैं, वहीं ज्यादा तरंगदैर्ध्य वाली जो किरणें होती हैं उसे ये स्कैटर या प्रकीर्ण नहीं कर पाते। Thus, the blue color is due to scattering of sunlight through fine particle in air. तो इसलिए हमारा जो वायुमंडल होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो नीला रंग है उसका तरंगदैर्ध्य कम होता है लाल रंग से। ठीक है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है, जिस कारण ये नीले रंग की जो लाइट होती है उसे स्कैटर कर देता है, उसे प्रकीर्ण कर देता है। वही लाल रंग की जो लाइट होती है या प्रकाश होता है उसे ये स्कैटर नहीं कर पाता। यही कारण है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है या आपका जो वायुमंडल है, ठीक है, जो वायुमंडल है वो हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, नीले रंग का दिखाई देता है। आकाश नीला क्यों है, जब वायुमंडल में सूर्य के सफेद प्रकाश का फैलाव होता है तब अधिक तरंगदैर्ध्य वाली किरणों का हवा की अणुओं के द्वारा प्रकीर्ण नहीं हो पाता। केवल सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाले नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण हवा के अणुओं द्वारा हो पाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो इसके साथ आपका जो ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप जितने भी आपको टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमारा जो आकाश है वो आपको नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का तरंगदैर्ध्य आपका कम होता है, जिस कारण जो पार्टिकल्स है, जो हमारे वायुमंडल में मौजूद कण है, चाहे गैस के मॉलिक्यूल हैं, चाहे आपके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नीले रंग को स्कैटर कर देते हैं, चारों तरफ बिखर देते हैं। लाल रंग स्कैटर नहीं हो पाता, जिस कारण हमारा आसमान या आकाश नीला दिखाई देता है।
इसी के साथ साथ हमने टिंडल इफेक्ट के कॉन्सेप्ट को भी समझा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आपका पहला प्रश्न है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई? आंख की समंजन क्षमता का क्या तात्पर्य है? यानी आपसे ये कहा गया है कि जो आंख की समंजन क्षमता है, पावर ऑफ अकोमोडेशन है, इसका अर्थ क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? अब जब भी हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करते हैं या आंखों के समंजन क्षमता की बात करते हैं, तो इसका अर्थ ये है कि हमारी जो आंखें हैं, हमारी जो आईज है, वो पास रखी हुई और दूर रखी हुई वस्तुओं को फोकस कर पाते हैं। यानी चाहे वस्तु पास है, चाहे दूर है, चाहे कहीं भी रखे, वो क्या कर पाता है, वो रेटिना में जो है चीजों को या जो भी आपकी वस्तु है उसको फोकस कर पाता है, उसकी इमेज बना पाता है। इसी को हम पावर ऑफ एकोमोडेशन या समंजन क्षमता कहते हैं। अगर हम आइज की बात करें तो आइज की जो नियर पॉइंट होता है, निकट बिंदु होता है, वो 25 सेंटीमीटर का होता है। इसी के साथ साथ अगर हम आंखों की पावर की बात करें तो वो +4 डायोप्टर होती है। ठीक है, तो अगर हम पावर ऑफ एकोमोडेशन की बात करें तो बेसिकली ये क्या होता है, ये आंखों की एक क्वालिटी है जिसके कारण यह पास रखी हुई तथा दूर रखी हुई वस्तुओं को रेटिना पर फोकस कर पाती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई इज मैक्सिमम वेरिएशन ऑफ इट्स पावर फॉर फोकसिंग ऑन नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन यानी समंजन क्षमता क्या है, किसी भी आंख की समंजन क्षमता जो है वो एक वेरिएशन है। ठीक है, जिसके कारण जो है आंख जो है, आपकी जो आईज है, वो पास रखी हुई तथा जो दूर रखी हुई वस्तुएं हैं उन्हें फोकस कर पाती है, उसको रेटिना पर उसका प्रतिबिंब बना पाती है। आंख के लेंस की अपनी फोकल लंबाई को संयोजित करने की क्षमता दूर से आने वाली किरणों के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी रेटिना पर स्पष्ट रूप से केंद्रित करने की क्षमता को आंख की समंजन क्षमता के रूप में जाना जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैनॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंस। यानी एक व्यक्ति है, उसको मायोपिया है और वो 1.2 मीटर की दूरी की जो वस्तुएं हैं उसे साफ तौर पर नहीं देख पाते। What should be the type of corrective lens used to restore proper vision? यानी आपसे ये कहा गया है कि किस तरीके के लेंस का उपयोग किया जाए ताकि जो आपका विजन है, जो आपकी दृष्टि है, वो सुधार सके। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति 1.2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। उचित दृष्टि बहाल करने के लिए किस प्रकार के सुधारात्मक लेंस का उपयोग किया जाना चाहिए? ठीक है, तो एक व्यक्ति है जिसे मायोपिया है, ठीक है, उसको क्या है, निकट दृष्टि दोष है और 1.2 मीटर से दूर वाली जो वस्तुएं हैं उसे वो साफ तौर पे नहीं देख पा, तो वो किस तरीके से आंखों की दृष्टि को करेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे बात हो रही है मायोपिया, मायोपिक आई। तो मायोपिक आई क्या होती है? बेसिकली मायोपिक आई का अर्थ है निकट दृष्टि दोष वाली, यानी जो पास रखी हुई वस्तु है वो तो वो देख पाते हैं, लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को वो व्यक्ति नहीं देख पाते। ठीक है, यानी एक व्यक्ति जो पास रखी हुई वस्तु को देख पाते हैं लेकिन दूर रखी हुई वस्तु को नहीं देख पाते, ऐसे व्यक्ति को मायोपिया होता है। अब अगर हमें मायोपिक आई को ठीक करना है तो हमें यहाँ पे कॉनकेव लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उत्तल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसको करेक्ट करने के लिए, जिसका फोकल लेंथ 1.2 मीटर। ठीक है, ताकि वो उसका जो
उसका जो विजन है उसे करेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो ऐसे कॉन्केव लेंस का उपयोग करना पड़ेगा जिसकी फोकल लेंथ 1.2 मीटर हो। An individual with a myopic eye should use a concave lens of focal length 1.2 meter so that she can restore proper vision. निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति एक 1.2 मीटर फोकल लंबाई के अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए ताकि वह उचित दृष्टि बहाल कर सके, ठीक है। तो आप इस तरीके से आंसर लिखेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ द ह्यूमन आई विद नॉर्मल विजन। सामान्य दृष्टि में मानव आंख का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सामान्य दृष्टि की, तो सामान्य दृष्टि में जो व्यक्ति का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं जब हम दूर बिंदु की बात करते हैं तो दूर बिंदु जो है वो इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है चीजों को देखना चाहता है तो उसको क्लियरली 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु दिखाई देगी। और अगर हम दूर बिंदु की बात करें तो वो आपका इन्फिनिटी होता है, यानी आप काफी सबकी अलग अलग होती है। तो सब क्या होता है, जो आपका फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, यानी अनंत। तो इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे, the minimum distance of the object from the eye which can be seen distinctly without stain is called near point of the eye। यानी वह न्यूनतम दूरी जहां तक व्यक्ति वस्तु को क्लियरली देख पाता है उसको हम निकट बिंदु कहते हैं, यानी आपका निकट बिंदु। फॉर अ नॉर्मल पर्सन दिस डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। एक नॉर्मल इंसान के लिए, ठीक है, ये जो बिंदु है ये 25 सेंटीमीटर होता है। द फार पॉइंट ऑफ द आई इज मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट। वही अगर हम बात करें व्यक्ति के आंख की अधिकतम या दूर जो बिंदु है उसकी, तो ये कितनी होती है, ये आपकी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस होती है, यानी कितनी ज्यादा दूरी तक व्यक्ति क्लियरली देख पाए। द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल पर्सन आई इज इन्फिनिटी। अगर हम फार पॉइंट की बात करें तो व्यक्ति का जो दूर बिंदु है, ठीक है, वह बिंदु जहां तक वो दूरी तक वो देख पाता है तो कितना होता है, इन्फिनिटी, यानी अनंत होता है। आंख से वस्तु की न्यूनतम दूरी उसे बिना तनाव के स्पष्ट देखा जा सकता है, आंख का निकट बिंदु कहलाता है। सामान्य व्यक्ति की आंख के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। आंख का दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी है जिस तक आंख वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकती है। सामान्य व्यक्ति की आंख का दूरी बिंदु जो है अनंत हो। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। एक विद्यार्थी है, उसको पिछली पंक्ति पर बैठने पर ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है उसे पढ़ने में परेशानी होती। व्हाट कुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम। आपको ये बताना है कि जो बच्चा है वो किस डिफेक्ट से प्रभावित है, यानी उसको कौन सा प्रॉब्लम हो रखी है, कौन सा उसको दृष्टि दोष हो रखा है। हाउ कैन इट बी करेक्टेड, इसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है। एक विद्यार्थी को अंतिम पंक्ति में बैठकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाई होती है। बच्चा किस दोष से पीड़ित हो सकता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, इसे आपको होमवर्क से करना है। इसके साथ साथ जो आगे के प्रश्न है उन्हें भी आपको होमवर्क से करने की कोशिश करनी है। तो बच्चों मुझे आशा है कि जो आपको आज पढ़ाया गया, चाहे स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है
या जो भी हमने ये देखा कि क्यों हमारा जो वायुमंडल है वो नीला होता है, क्यों हमें सूर्य उदय से पहले दिखाई देता है या सूर्यास्त के बाद भी हमें जो है क्षितिज के ऊपर दिखाई देता है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।